हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। टुडेज वी विल कवर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स एंड द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू देम। बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द टुडेज मोस्ट सिग्निफिकेंट न्यूज़, दैट इज China launches world's first 6G, yes, you have heard right, 6G satellite into the space to test 6G tech। जी हाँ, ये है आज की सबसे बड़ी खबर। चाइना ने एक नई सैटेलाइट लॉन्च की है जो कि वर्ल्ड की पूरे विश्व की पहली 6G सैटेलाइट है स्पेस में, ताकि वो टेस्ट कर सके फर्स्ट 6G फ्रिक्वेंसी को। हम अभी 5G पे बात कर रहे हैं और इन्होंने 6G सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, जिससे चाइना को एक बहुत बड़ी लीड मिल जाएगी। एंड बैंड इन स्पेस 6G अप टू 100 टाइम्स फास्टर देन 5G। तो ये जो 6G फ्रिक्वेंसी होगी वो 100 टाइम्स फास्टर कही जा सकती है 5G से, और जिस पे चाइना इतना फास्टली वर्क कर रहा है कि वो लॉन्च भी कर चुका है सैटेलाइट को। हमें भी, इंडिया, कोरिया, जापान भी इस पे काम कर रहा है 6G पे। अमेरिका, हम लोगों को भी इस पे काम करना चाहिए, और ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इंडिया नहीं कर सकता है। बट वही है कि हमें लगन से और पूरी मेहनत से उस पे काम करना होगा। हो सकता है इंडिया 7G सैटेलाइट लॉन्च कर दे। हमें अपने इसरो पे पूरा भरोसा है। कम से कम इसरो तो एक ऐसी एजेंसी है जो बहुत एफिशिएंट है, और हो सकता है वो कर सके। पर अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि चाइना ने 6G सैटेलाइट लॉन्च कर दी है। तो आज की जो वीडियो है वो आर्टिकल्स पे है। AWES के एग्ज़ाम में आर्टिकल्स पे 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, और जनरली वो फंडामेंटल राइट्स या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ या जो इम्पोर्टेंट, जो करेंटली यूज्ड ऐसे टर्म्स हैं, उन पे आर्टिकल पूछता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स से। पूरी ये वीडियो आपको एक डिटेल वीडियो है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहें। तो देयर वाज 7 फंडामेंटल राइट्स, ऐसे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से 44th अमेंडमेंट में, द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट में। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अ न्यू प्रोविजन आर्टिकल 300A लाया गया। जब इस फंडामेंटल को हटा दिया गया, उसकी जगह आर्टिकल 300A लाया गया। was added to the constitution, which provided that no person shall be deprived of his property save by authority of law। तो जिसके पास अथॉरिटी ऑफ लॉ यानी कि रजिस्ट्री होती है जो हम करवाते हैं, तो उससे उसकी प्रॉपर्टी से नहीं हटाया जा सकता। ये है आर्टिकल 300A, जो कि पहले फंडामेंटल राइट में था। तो अब कितने फंडामेंटल राइट्स बचे? तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A पहुंचा दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट क्या होता है? देखिए, इन लाइमन लैंग्वेज में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज लॉ एंड लिबर्टीज़। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्या होगा, तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया है पार्ट 3 कंटेनिंग फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35 इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्योंकि देखिए, विच गारंटीज लॉ एंड लिबर्टीज आ रही है। ये लाइमन लैंग्वेज में मैग्ना कार्टा एक पहले कॉन्स्टिट्यूशनल, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था, और उसमें वो गारंटी करता था लॉ एंड लिबर्टीज़ की। वैसे ही इंडिया में क्या होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 3 containing fundamental rights, article 12 to 35 is described as the Magna Carta of India। Constitution of India is divided into 22 parts। तो जो 22 पार्ट्स में, 22 भागों में विभाजित है हमारा संविधान। फ्रॉम विच पार्ट 3, जो उसका जो 3rd भाग है, वो किससे डील करता है? डील विद द फंडामेंटल राइट्स। उसमें पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। पार्ट 3 कंसिस्ट ऑफ, पार्ट 3 में क्या क्या है? आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 है।
and ensure various right to the citizen of India. Some right can also be claimed by, देखिए इसको अच्छे से पढ़िए कि हम मात्र अपने citizens को ही नहीं बल्कि also be claimed by non-citizens of India. फंडामेंटल राइट्स आर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स दैट आर, तो आइए जानते हैं वो कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके आर्टिकल्स सब पूरा डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, अगर आपने ये चार्ट को अच्छे से याद कर लिया तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको ज़्यादा लिखना या पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इस चार्ट में बहुत कुछ है, क्या क्या है देखते हैं। पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने अभी देखा 22 भागों में हमारा संविधान बटा हुआ है, जिसमें से थर्ड पार्ट में क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर आता है पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो सिर्फ राइट्स ही नहीं देखने हैं, ड्यूटीज़ भी देखनी है, हमारी ड्यूटीज़ भी होती हैं जो कि है पार्ट 4A में। और पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है, अभी हमने देखा क्यों कहा जाता है। ये पार्ट 3 में तो आता है, पर पार्ट 3 में आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ये कहाँ से लिए गए थे, बोरोड फ्रॉम USA एंड फ्रांस। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन एंड नॉट टू फॉरेनर्स। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ये हैं जो सिर्फ इंडियंस के लिए हैं। अच्छा, अब आते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। तो राइट टू इक्वलिटी, मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगी कि आपको कैसे याद करने हैं ये आर्टिकल्स और उनके साथ के फंडामेंटल राइट्स। तो राइट टू इक्वलिटी में कहाँ से आता है, 14 टू 18, आर्टिकल 14 से 14 से 18 में राइट टू इक्वलिटी आता है। आप जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें आर्टिकल्स के नंबर भी याद करने क्यों ज़रूरी हैं। इक्वलिटी, इसको एक्सप्लेन में, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबके लिए समानता की अधिकार। और राइट टू फ्रीडम होता है आर्टिकल 19 से 22 तक। फ्रीडम किसकी, स्पीच की, एक्सप्रेशन की, असेंबली की, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन की। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमारे साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे, ये आर्टिकल 23 और 24 में है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम कोई भी धर्म चुन सकते हैं, ये है आर्टिकल 25 से 28 तक। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, हम किसी भी धर्म की चुन सकते हैं और उसकी मान्यता के अनुसार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये है 29 से 30 आर्टिकल तक। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ भी हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का, आर्टिकल 32 में आता है। और इंक्लूड रिट्स, अब क्या है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या है, तो हैबियस कॉर्पस एक जो है वो इंग्लैंड का एक्ट है, उसमें क्या कहा जाता है, इज़ अ रिसोर्स इन लॉ दैट विच अ पर्सन कैन रिपोर्ट, वो रिपोर्ट कर सकता है एन अनलॉफुल डिटेंशन और इम्प्रिजमेंट टू अ कोर्ट एंड रिक्वेस्ट दैट, तो अगर उसे किसी गलत तरीके से या अनलॉफुली अरेस्ट किया जाता है तो उसको हाबियस कॉर्पस में आता है। तो ये हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में आता है। फिर आता है मैंडेमस। तो जो मैंडेमस है वो क्या है, ये एक रिट है इशूड एज अ कमांड टू एन इंफीरियर कोर्ट और ऑर्डरिंग अ पर्सन टू परफॉर्म अ पब्लिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटी। ठीक है, आगे है हमारा प्रोहिबिशन, उसके बाद है सर्टियोरेराई, और इसमें क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट्स में जो केस होता है उसे हम चैलेंज कर सकते हैं हायर कोर्ट्स में, तो वो इस रेट में आता है। उसके बाद है क्वा वारंटो। तो क्वा वारंटो क्या है, जो कोर्ट जो है वो वारंट इशू करती है। वारंट मतलब
कोर्ट किसी पर्सन को कॉल कर सकती है कि आप आइए और आपके अगेंस्ट ये केस है या आप इस केस में सम्मिलित पाए गए हैं, तो आप हमें अपना जो आपका जो भी व्यू है वो आप एक्सप्लेन करें। तो ये जो वारंट होता है अरेस्ट और उसमें भी अलग अलग तरीके का होता है। अरेस्ट वारंट होता है कि आपको पकड़ के लाया जा सकता है, वैसे ही क्वा वारंटो है, ठीक है। अच्छा, इनको एक्सप्लेन देखते हैं कि जो आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए हमने देखा था कि 14 से स्टार्ट हुए थे हमारे फंडामेंटल राइट्स, बट लिखा था 12 to 35। अगर कोई पूछता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स कब से कब तक हैं, तो 12 to 35 लिखा हो जाता है। ये देखिए आर्टिकल पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 होते हैं और फंडामेंटल राइट्स जो हमारे स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 14 से, ठीक है, 14 से। तो 12 और 13 में क्या आता है, देखिए 12 में आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस एज इट डिफाइंस, ये डिफाइन करता है व्हाट इज़ स्टेट, स्टेट क्या है, स्टेट। और फर्दर आर्टिकल जो 13 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाई विच एक्ट ऑफ द स्टेट आर रेगुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट स्टेट डज नॉट अब्यूज़ द पावर गिवन टू इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर स्टेट जो है वो किसी राज्य की बात नहीं हो रही है, पूरी गवर्नेंस की बात हो रही है। तो वो बताता है कि स्टेट क्या है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में वो ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन कि आपके पास कैसे कैसे आपकी जो पावर है वो रेगुलेट होगी ताकि कोई भी पावर का मिसयूज ना कर सके। अब देखिए याद करने की ट्रिक देख लीजिए, आपको क्या याद करना है, 542424, ये है 542424 और आर्टिकल इससे आपके सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब हम आर्टिकल कैसे याद करेंगे, 14 से हमारे आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। तो कौन कौन सा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 14 15 16 17 18, ये 5 आर्टिकल किस में आ गए, फर्स्ट फंडामेंटल राइट में। फिर हमने क्या याद किया था, 542424, तो अब क्या होगा, 4 आएगा, 18 तक किस में आ गए, फर्स्ट में। फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, 19 से, तो 19 20 21 और 22, ये 4 किस में आर्टिकल जाएंगे, फंडामेंटल राइट सेकंड में। उसके बाद थर्ड में 2 23 24, फिर फंडामेंटल राइट 4 में क्या होगा, 4 हैं, 25 26 27 28। फिर फंडामेंटल राइट 5 में क्या है, 2 29 और 30। उसके बाद फंडामेंटल राइट 6 में क्या है, 31 34। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 33 34 35 हैं, ये क्या बताते हैं, ये जो हमारी आर्म्ड फोर्स है उसके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट वाइल मार्शल लॉ इज इन द फोर्स, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था राइट टू इक्विटी, हमने क्या याद किया, 5, तो 14 से 18 हो गए, ठीक है। फिर 5 4 2 4 2 4, तो राइट टू फ्रीडम में क्या आएगा, 4 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फिर क्या था, 2 23 24। राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन 4 था, 25 26 27 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 5 4 2 4 2 4, तो 2 आ जाएंगे, 28 तक यहाँ होंगे, तो कौन से 2 आएंगे, 29 और 30। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसको एक और नाम दिया गया है, आर्टिकल 32 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अम्बेडकर कॉल इट द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इनको ब्रीफ में एक बार समझ लेते हैं कि जो फर्स्ट राइट है, राइट टू इक्वालिटी इंक्लूड्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ, द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, किसी भी प्रकार से हर प्रकार मतलब उनके साथ उत्पीड़न ना हो, भेदभाव ना हो, चाहे जेंडर के बेस पे, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे। देखिए ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर ये अलग अलग है, इस पे CTET पे भी क्वेश्चंस आते हैं और जो भी सेंट्रल के क्वेश्चन होते हैं उस पर क्वेश्चन आता है। देखिए जेंडर आइडेंटिटी एंड और प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर उसका जन्म हुआ है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जो पहले जो आपने देखा होगा
टाइटल्स दिए गए थे तो वो भी छीन लिए गए। टाइटल्स मतलब कि जैसे सूबेदार की उपाधि दी गई। अब टाइटल्स बस एजुकेशन में मिलते हैं, और जो पहले जो जैसे वायसरॉय बनाए गए थे और राणा, ऐसे जो राजा थे, फिर उनके जो टाइटल्स हैं वो छीन लिए गए हैं, उनको अब अबॉलिश कर दिया गया है। अच्छा, मैंने ये बात बताई थी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर और जेंडर आइडेंटिटी, ये सब क्या है। जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसे अलग अलग है। देखिए, जेंडर कुछ भी हो सकता है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर हम कहते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी बॉडी मेल की होती है बट वो अंदर से फील करते हैं फीमेल के बारे में, तो उन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ये ट्रांसजेंडर मेल भी हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर फीमेल भी हो सकते हैं। मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि सेंट्रल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेंडर रोल क्या है, और जेंडर जो है वो क्या बाय बर्थ होता है या सोशल रिफॉर्म है। तो जो जेंडर है इसको आप देख लीजिए, सीटेट में शायद लास्ट ईयर से 2-3 बार से ये क्वेश्चन आ रहा है कि जेंडर क्या है, इस पे घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है। तो जेंडर जो है आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो जेंडर है, जो हम लिंग कहते हैं, ये सोशल रिफॉर्म है। कुछ लोगों का शरीर कुछ और होता है पर वो कुछ और फील करते हैं, जिसको हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन में जाते हैं। तो जो हमारे जो थर्ड जेंडर, जब से कोर्ट ने उसे फॉर्म्स में और एम्प्लॉयमेंट का भी पूरा अधिकार दिया है, और होना भी चाहिए क्योंकि हम अपनी एक पॉपुलेशन के एक भाग को सिर्फ भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकते, उनके भी अधिकार हैं, वो भी मानव हैं। तो जब से थर्ड जेंडर इंट्रोड्यूस हुआ है कोर्ट से, तो जो जेंडर है, जेंडर बेसिस पे क्वेश्चंस आने लगे हैं। थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर क्या होते हैं आपको पता चल गया। सेक्सुअल ओरिएंटेशन में जैसे कि लेस्बियंस होते हैं, गे होते हैं, और इनके बारे में बात करने पे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये भी हमारे नेचर के भाग हैं एक। तो उनके बारे में भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है उसके बेसिस पे भी हमें उनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, उनको भी पूरा अधिकार है इक्वालिटी का। और यही एजुकेशन हमें प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? सेंस ऑफ इक्वालिटी, सबसे समानता का भाव होना चाहिए, किसी से किसी भी प्रकार का किसी भी बेसिस पे, चाहे वो स्त्री पुरुष के बेसिस पर हो या फिर किसी रेस कास्ट के बेसिस पर हो, हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर आता है राइट टू फ्रीडम, पूरा अधिकार है सबको, स्वतंत्रता है स्पीच की, एक्सप्रेशन की, जो कि हम आजकल देख रहे हैं, कोई कुछ कह देता है तो हम लोग उसके पीछे बस तलवार लेके चल देते हैं कि भैया इसने गलत किया। ट्रोलिंग शुरू हो गई है। सोशल मीडिया का सबसे गंदा यूज़ यही हो गया है कि अब आजकल लोग ट्रोलिंग बहुत करने लगे हैं। किसी ने कुछ बोला, उसकी बात को समझने की बजाय हम लोग ट्रोलिंग करने लगते हैं। और पॉलिटिकल प्रोपोगंडास भी होते हैं इसमें, कुछ लोग भड़काते हैं और उसके बाद दंगे हो जाते हैं। हम देखते हैं कि यूपी में आपको पता हो तो सबसे ज़्यादा जो दंगे होते हैं वो व्हाट्सएप से होते हैं। आप सोच सकते हैं कि व्हाट्सएप की एक मैसेज को शेयर करने से सबसे ज़्यादा दंगे यूपी में हुए हैं। असेंबली, एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स, इन सब का अधिकार है। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिट ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड अंडर एज ऑफ 14 आर नॉट अलाउड टू वर्क, 14 से कम उम्र के बच्चों को काम करने के लिए मनाही है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, हर प्रकार की आप मान्यता को मान सकते हैं। द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट प्रिजर्व, अच्छा एजुकेशनल राइट्स पे, राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है इस पे मैं एक इंडिविजुअल वीडियो लेकर आऊँगी क्योंकि उस पे क्वेश्चंस काफ़ी बन जाता है। एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाता है और कभी कभी 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं राइट टू एजुकेशन पे। प्रिजर्व द राइट ऑफ एनी सिटीजन, सेक्शन ऑफ सिटीजन टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज, किसी भी वो अपने कल्चर को, लैंग्वेज को और स्क्रिप्ट को, यानी कि हमारी भाषाओं को। एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक बहुत बड़ा भाग है। क्यों भाग है? कि जो हमारे जो और लॉज हैं, जो हमारे जो और राइट्स हैं, यदि हमें लगता है कि वो हमसे छीने जा रहे हैं या हमें प्रताड़ित किया जा रहा है तो हम इसी के अंडर
फंडामेंटल राइट 6 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंदर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। द राइट टू राइट टू प्राइवेसी एक और आया है, द राइट टू प्राइवेसी, ये आजकल बहुत टर्म यूज़ हो रहा है, इज़ एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 का है। ये किस में आता है? द राइट टू फ्रीडम में, दैट प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द सिटीजन। आप उसके पास प्राइवेसी का पूरा अधिकार है और आप उसकी प्राइवेसी को वॉयलेट नहीं कर सकते। द राइट टू प्राइवेसी इज़ द न्यूएस्ट राइट assured by the सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर अलग से लिखा है क्योंकि ये अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अश्योर हुआ है। इट अश्योर्स दैट पीपल्स डाटा एंड पर्सनल सिक्योरिटी, और हमारे डाटा और सिक्योरिटी के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। कोई ऐप यदि उसको चुराता है तो वो क्राइम है। किस लिए क्राइम है? क्योंकि हमारे पास राइट टू प्राइवेसी है जो कि आर्टिकल 21 में अभी सुप्रीम कोर्ट ने अश्योर की है। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। 32 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। अच्छा, आए हुए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम देखें तो आर्टिकल 22 ये क्वेश्चन है आया हुआ है, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 22 क्या एंश्योर कर रहा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड ड्यूरिंग द अरेस्ट और वाइल इन कस्टडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अच्छा, हमने क्या याद किया था? 14 से स्टार्ट होते हैं फंडामेंटल राइट्स, और कहाँ उसके बाद हमने क्या देखा है? 5, 4, 2, 4, 2, 4। तो कहाँ पर जाएगा ये? देखिए, आर्टिकल 22 का पूछा गया और हमने 14 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 14 से 18 5, उसके बाद 4, 19, 20, 21, 22। आर्टिकल 22 आर्टिकल क्या था? राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। तो जो आर्टिकल 22 है वो क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। जो हम अरेस्ट और डिटेंशन है उसके कुछ केसेस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे? नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी of the ground for such arrest, nor shall be detained the right to consult। वो कंसल्ट कर सकता है अपने लॉयर को, किसी भी लीगल पर्सन को, एंड टू डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। देखिए, कसाब को भी हमारे यहाँ लॉयर मिला था, तो उसी प्रकार से जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है उसके बाद कस्टडी में भी अधिकार हैं। उसको आप किसी को भी बिना बताए अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको उसको कोर्ट में लेके जाना होगा और उसके पास लीगल प्रैक्टिशनर भी होना चाहिए, यानी कि लॉयर या किसी भी प्रकार का लीगल पर्सन। तो इस आर्टिकल 22 का आंसर क्या होगा? राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड ड्यूरिंग अरेस्ट और वाइल इन कस्टडी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ इस्टेब्लिशिंग ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो वो ये पूछ रहे हैं कि कौन जो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने का प्रोविज़न देता है। तो आर्टिकल 280, आर्टिकल 270, आर्टिकल 380, आर्टिकल 180। आइए देखते हैं कौन सा आर्टिकल। द फाइनेंस कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280। तो हमारा आंसर हुआ आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, मेनली टू गिव इट्स रिकमेंडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट एंड अमंग द स्टेट्स देमसेल्फ। तो हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 में इसका प्रोविज़न है प्रेसिडेंट के अंडर में। ठीक है, और जो एक और बहुत बड़ा आर्टिकल है आर्टिकल 370, 370, धारा 370, सुन के महीनों बीत गए थे और सारे न्यूज़ चैनलों ने बस यही चलाया था। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, हो सकता है इस पे हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो आर्टिकल 370 क्या है? आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव स्पेशल स्टेटस टू JNK, यानी जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। अ रीजन लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सबको पता है कि पाकिस्तान ने क्या हालत कर रखी है।
और पाकिस्तान का है, नॉर्दर्न पार्ट में है। और वही है जम्मू कश्मीर, विच वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिया एज अ स्टेट फ्रॉम 1954 टू 31 अक्टूबर 2019, 2019 तक। तो ये कब आया है? 31 अक्टूबर 2019, कन्फरिंग इट with the power to have a separate constitution as state flag and autonomy। अभी हमने देखा था महबूबा मुफ्ती जी ने हमारे फ्लैग के बारे में कुछ बहुत ही अपशब्द बोले थे, और मैं उनसे तो पर्सनली तो सहमत नहीं हूँ, परंतु अभी हमने देखा सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो जम्मू एंड कश्मीर के पास एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्टेट फ्लैग और ऑटोनॉमी थी, यानी कि हमारे देखिए यूपी जो है इस पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, फिर भी जितना पैसा हमारे यानी कि हमारे देश में यूपी के पास जाता है उससे ज़्यादा पैसा कश्मीर में हमें इन्वेस्ट करना होता है। और उसके बाद भी वहाँ पर इतने ज़्यादा ब्लास्ट होते रहते हैं और इतने टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं कि उसके बाद भी उतना डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हो पाता है। साथ ही वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल एजेंडाज़ भी हैं, कुछ लोग हैं जो अभी हमने देखा वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगी, कि हम चाइना की हेल्प लेके अपने स्टेट को फ्री करवाएंगे। देखिए बोलने का अधिकार है, परंतु कुछ सीमा भी होती है। तो आर्टिकल 370 क्या देता है ये हमने देख लिया। जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल जो है वो स्टेट का दर्जा देता है, जिसमें जो हमने 31 अक्टूबर 2019 को उनका अमेंडमेंट के साथ उसको भंग कर दिया था। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट फ्लैग और ऑटोनॉमी को ओवर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया। तो अब वो क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है जो कि स्टेट के द्वारा गवर्न होगी और इलेक्शन वहाँ पर अभी भी होंगे। द 1/3, अब जो हम अमेंडमेंट्स के पे बात हो रही है तो हमें अमेंडमेंट्स पे बात करनी चाहिए। द 1/3 एंड अमेंडमेंट 103 जो अमेंडमेंट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफिशियली नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन 103 थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये 2019 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। आपको याद होगा 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये कब हुआ है? 2019 में। ये कौन से अमेंडमेंट के तहत आया है? 103, ठीक है। 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS ऑफ सोसाइटी फॉर एडमिशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो 10% रिजर्वेशन जो EWS को मिला है वो कौन से अमेंडमेंट के तहत आया है? 103। और जो अगर देखें तो आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू टेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। देखिए सिटीज़नशिप पर भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था CAA और NRC पे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सिटीज़नशिप का जो एक्ट है वो आता किस आर्टिकल में। तो आर्टिकल 11 में जो 11वां धारा है, आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म्स पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉज regarding citizenship. The Indian Citizenship Act 1955 was enacted in exercise of this provision, ठीक है। तो आर्टिकल 11 में ये अधिकार मिलता है पार्लियामेंट को कि वो सिटीज़नशिप के रिगार्डिंग लॉ बना सकती है। अब ये कौन सा अमेंडमेंट हुआ? तो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया, वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 11 दिसंबर 2019। तो 11 दिसंबर 2019 को ये एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट के द्वारा। इसने क्या अमेंडेड किया? इट अमेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो 2019 11 दिसंबर 2019 तक लागू था सिटीजनशिप एक्ट। उसके बाद बाय प्रोवाइडिंग अ पाथ टू इंडियन सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट्स। तो हमारे यहाँ जो बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स रह रहे हैं उनके लिए एक रास्ता निकाला है इंडियन सिटीजनशिप का ऑफ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन रिलीजियस माइनॉरिटी हु हैड फाइल्ड प्रोसिक्यूशन फ्रॉम, अच्छा उनके पास उनका जो है उत्पीड़न हो रहा हो यदि
फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में यदि इन धर्मों का हिंदू, सिख, बुद्धिज़्म, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है तो किस किस देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफ़गानिस्तान बिफोर दिसंबर 2014 से पहले अगर उनका उत्पीड़न हो रहा है तो वो आ सकते हैं। मुस्लिम फ्रॉम दोज कंट्री, इन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के मुस्लिम्स को हमारे कंट्री में फ्रॉम दोज कंट्री वर नॉट गिविंग सच एलिजिबिलिटी, तो इन देशों के 3 मुस्लिम्स को ये एलिजिबिलिटी नहीं है। द एक्ट वॉज द फर्स्ट टाइम रिलीजन एंड हैव बीन ओवरटली यूज एज अ क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप अंडर इंडियन लॉ। तो इस एक्ट से हमारा जो सिटीजनशिप है उसको पहली बार रिलीजियस क्राइटेरिया से देखा गया। तो ये गलत भी हो सकता है, आपके विचार में क्या है गलत सही, परंतु एग्ज़ाम में ये गलत सही नहीं पूछा जाएगा। आपसे अमेंडमेंट एक्ट पूछा जा सकता है, आर्टिकल पूछा जा सकता है और आपके विचार हैं आपके अनुसार सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हम अपने विचार किसी पे थोप नहीं सकते। आगे देखा जाए द 104th अमेंडमेंट, अभी हमने 103 अमेंडमेंट पढ़ा था जो कि था 10% EWS का, अब है 104th अमेंडमेंट भी हुआ है। ये किसने किया है? द 4th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफिशियली नोन एज द 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये भी 2019 में ही हुआ है। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? इट एक्सटेंड यानी बढ़ा देता है द डेडलाइन ऑफ द सेशन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर मेंबर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो SC ST का जो रिजर्वेशन था जिसकी सीमा समाप्त हो रही थी 2019 में, वो बढ़ा दी गई है। तो 2019 में 10% जो है EWS कोटा मिला और इसकी सीमा भी बढ़ा दी गई, तो रिजर्वेशन बढ़ा है 2019 में। इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। The reservation of seat for the scheduled caste and scheduled tribe was set to expire on 26th of January 2020। 26 जनवरी को ख़त्म हो रही थी as mandated by the 95th amendment but as extended for 10 ईयर। तो पहले भी इसको अमेंडेड करके 10 साल बढ़ा दिया गया था और अब फिर 2019 में इसको बढ़ा दिया गया है। उसका कौन सा अमेंडमेंट है? 104th अमेंडमेंट। अब जब अमेंडमेंट की बात हो रही है तो ये भी देखना ज़रूरी है कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, कोटा देने का जो वो प्रचलन है, ये किस आर्टिकल में है। तो देखिए एनश्राइंड इन आर्टिकल 15 एंड 16, मतलब एनश्राइंड मतलब कि प्लेस, मतलब एक रेपुटेटेड प्लेस दी गई है आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट अलाउ द इंडियन गवर्नमेंट टू सेट कोटास to ensure any social and educationally backward classes of citizen is properly represented in public life. It is intended to realize the promise of equality enshrined in the Constitution of India। तो जो हमने इक्वलिटी का जो प्रॉमिस किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बनाने के लिए आर्टिकल 15-16 में आप कोटा दे सकते हैं। और 104th अमेंडमेंट हुआ है 2019 में और 103 अमेंडमेंट भी 2019 में हुआ है जिसमें 10% EWS दिया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है 2019 में और ये सिटीजनशिप एक्ट का किस में आता है? आर्टिकल 11 में आता है। तो आप ये अच्छे से याद करके जाइएगा। पिछली बार भी जो फाइनेंस कमीशन की बात उस समय करंट अफेयर में थी और इसीलिए देखिए पिछली बार फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन आया था आर्टिकल 280 का। तो इस बार हो सकता है इन आर्टिकल से, इन अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ जाए। और एक आप आर्टिकल का तो फंडामेंटल राइट्स का तो आपको याद करना ही है और इस पे से हम देख ही रहे हैं फंडामेंटल राइट्स पे से क्वेश्चन आ जाता है और एक करंट अफेयर के आर्टिकल का क्वेश्चन आ जाता है, जो कि मैंने आपके सारे कवर कर दिए हैं। तो आप वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।